नमस्कार सभी को। हमने आरपीसी स्कूल लेक्चरर के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर शुरू किए थे उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी है टॉपिक वाइज वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो सेकंड ग्रेड टीचर, लैब असिस्टेंट, नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है कि एटॉमिक वेट ऑफ नियोन इज, देखो 20.2 दे रखा है ये, और नियोन इज मिक्सचर ऑफ, ये दो आइसोटोप है नियोन के, रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप। तो इसमें जो हैवियर आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप कौन सा, ये वाला, इसकी हमें क्या पूछी गई है, रिलेटिव अबेंडेंस पूछी गई है। तो देखो भी पर्सन को, इसको क्वेश्चन को दोबारा से समझो। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में नियोन के दो आइसोटोप दिए गए हैं और उनका मास नंबर दिया गया है और हमें इनमें से हैवियर जो आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबेंडेंस पूछी गई है। और इस क्वेश्चन में एटॉमिक वेट जो नियोन का एवरेज एटॉमिक वेट वो भी दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं और मैं दोबारा से इसको समझाता हूं भी कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो देखो भी रिलेटिव अबेंडेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे हल करना होता है। तो मैं वो फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं जो हमने पीछे लिखा था कि एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो उसमें जो भी आइसोटोप दिए होते हैं उनका एटॉमिक वेट है ना m1, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रिलेटिव अबेंडेंस है ना, तो m1 इंटू P1%, और फिर सबकी ये मल्टीप्लाई करके सभी आइसोटोप को जोड़ देते हैं ना। तो इसी तरह मान लो दूसरा आइसोटोप है, उसका एटॉमिक वेट कितना है m2 और उसकी रिलेटिव अबेंडेंस कितनी है P2%, है ना। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें दी हुई। तो सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक वेट। तो देखो भी ये दिया हुआ है हमें, एवरेज एटॉमिक वेट जो है क्वेश्चन में दे रखा है 20.2 और m1, तो m1 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास है ना। तो पहले वाले का एटॉमिक मास, पहले वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, m1 20 दिया हुआ है। दूसरा जो अपना आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास जो m2 है वो हमें दे रखा है कितना, 12, और हमसे पूछा क्या गया है, P2% पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में P2% जो है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो भी जिसका पूछा गया है हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हेवियर आइसोटोप होता है उसकी रिलेटिव अबेंडेंस जो होती है उसको हमें x मानना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि P2 जो है उसको हम कितना मान रहे हैं, x मान लेते हैं। तो P1 कितना बचेगा, तो P1 कितना बचेगा, 100 माइनस x, 100 में से x को निकाल देंगे तो ये इतना यहां पे बच जाएगा। तो अब देखो भी 20.2 इक्वल, अब m1 की जगह हमने वैल्यू रखी 20 इंटू P1, तो P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस x और ये परसेंट, और प्लस में m2 की जगह हमने क्या लिखा 22, और P2 हमारा कितना है x%। तो इसको आगे सॉल्व करें। तो देखो अभी 20 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 2000, माइनस में कितना 20x, है ना, ये सारे क्या है परसेंटेज, और प्लस में 22x%, इस तरह से। अब इसको अपने हल करें तो देखो परसेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब परसेंट को उठाएंगे तो सबके बटे में 100 आ जाएगा। तो 2000 के बटे में भी 100 माइनस 20x, है ना, तो 20x बटे में भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखेंगे 22x बटे में भी क्या हो जाएगा अपना 100। तो ये सब किसके इक्वल है, 20.2 के इक्वल है। इसको आगे अब और हल करें अपने। तो अब देखो भी अब इन सब का लघुत्तम कितना आएगा, 100 आ रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2000 माइनस 20x माइनस 22x, है ना, और बटे में सबका लघुत्तम कितना आया 100 इक्वल क्या लिखेंगे 20.2, ठीक है। तो अब देखो ये 100 को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
तो कितना बचा, तो देखिए 2000 इधर है, ये सॉरी ये प्लस का है ना, प्लस का, तो यहाँ पे कितना बचा प्लस 2x, और इधर क्या हो जाएगा, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.2 इंटू 100। अब देखो 2x इक्वल क्या बचा, तो इस 2000 को उधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस में 2000, ठीक है, तो 2x इक्वल कितना आ रहा है हमारा 20, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 10। तो इसका मतलब जो P2 पूछा गया है वो हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, तो 10% आ रहा है यहाँ पे। तो P2 जो है हमारा जो हमसे पूछा गया है वो कितना आ जाएगा 10%। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो डी नंबर ऑप्शन, ये हमारा आंसर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें हमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम पूछा गया है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम पूछा गया है। इनमें से किसी एक में हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का सम होगा और वो हमें बताना है। तो अब देखिए अभी हम यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वो हमारा कौन सा है, प्रोटियम, ये हमारा पहला आइसोटोप है प्रोटियम। दूसरा आइसोटोप ये होता है हमारा ड्यूटेरियम, तो इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम। और तीसरा आइसोटोप हमारा ये है ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो भी न्यूट्रॉन्स तो 0 है और यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 1। कैसे निकाला हमने, देखो भी ये मास नंबर है, मास नंबर में से प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे, तो ये 0 आ गए और प्रोटॉन्स जो है हमारा वो ये है 1। यहाँ पे देखें इसमें ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, 1 है। ट्राइटियम की बात करें, ट्राइटियम में देखो अभी 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की कितनी नंबर है 2 और प्रोटियम कितना है 1। तो अब हम इनका सम देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है 1, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे इनका कितना आ रहा है 3। कहने का मतलब ये 3, 1, 2 या 3 में से कोई भी इनमें जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो भी बी में 4 है तो ये आंसर हमारा नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए हमारा आंसर होगा। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 एटम्स दिए हुए कार्बन और ऑक्सीजन के और पूछा गया कि आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या ये आइसोटोप्स हैं, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो डाइफर्स या आइसोस्टर्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको लिखते हैं, इनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर वगैरह लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कार्बन लिखा हमने, कार्बन 13 और इस साइड में मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो देखो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, ये हमारा क्या है मास नंबर है, मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है 7 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो देखो भी 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए 9। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज जितने इसमें प्रोटॉन है उतने क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8। अब हम देखते हैं कि क्या ये आइसोटोप है। तो आइसोटोप्स के लिए क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है हमारा आइसोटोन्स नहीं है। देखो ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आइसोटोन लिखेंगे, यहाँ पे क्या हमारा आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, तो ये हमारा आइसोटोन्स भी नहीं है। फिर बात करते हैं क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो कितने 6 और यहाँ पे कितने 8। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। फिर बात करते हैं आइसोस्टर्स। देखो भी आइसोस्टर्स ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, हम बात करते हैं आइसो डाइफर्स की। तो क्या ये आइसो डाइफर्स है, तो आइसो डाइफर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटाते हैं। तो ये हमारा सेम रहना चाहिए, ये सेम आता है तब ये क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर्स। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो कितना आ गया 1, 1। यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 9 में से 8, यहाँ पर भी 1। इसका मतलब ये आपस में क्या है, आइसोडाइफर्स है, क्योंकि इनका n-p नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइसोडाइफर्स। देखो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज। हमें इनमें से क्या बताने हैं, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो हमें छांटने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ए नंबर ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे N2 का मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए यहाँ पे। तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन तो किसमें होंगे, एक नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन कितनी है 2, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। CO की बात करें तो कार्बन में कितने होते हैं 6 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14, 14। इसका मतलब ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर बात करते हैं दूसरे CO2 और लाफिंग गैस। लाफिंग गैस हम जानते हैं कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो भी नाइट्रोजन के कितने 2, तो एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 में कितने हो गए 14 नाइट्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, है ना। तो लाफिंग गैस में बात करें तो लाफिंग गैस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, तो कितने हो गए, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और ऑक्सीजन में 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22। और यहां देखें CO2 में देखो भाई कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में कितने हैं, एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 में 16 और 6 कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। इसका मतलब ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखो इसमें चलते हैं CaO, कैल्शियम जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 20 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 28। फिर बात करें MgS में, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर में कितने होते हैं 16। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कितने हो गए 28। इसका मतलब ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बात करते हैं बेंजीन और बोरेजोल की। बेंजीन जो होता है वो तुम जानते हैं क्या होता है C6H6 और बोरेजोल जो होता है वो क्या होता है, बोरेजोल का फॉर्मूला क्या होगा B3H6 और N3, ये फॉर्मूला होता है बोरेजोल का। तो देखो यहां पर कार्बन कितने 6, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में कितने हो जाएंगे 36 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितने होंगे 6। टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे 42। यहां पर देखो भी बोरोन, एक बोरोन में कितने होते हैं 5 नंबर पे बोरोन आता है, तो 5 थी 15। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के हो गए और प्लस में 6 हाइड्रोजन के हो गए और प्लस में नाइट्रोजन के कितने हो गए 3 नाइट्रोजन 21। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 42, 42। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बेंजीन और बोरेजोल में भी सेम है। इसका मतलब ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है A, B और D। तो देखो भी A, B, D मतलब ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, B भी है और D है, लेकिन C भी तो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हमारा आंसर ये तो नहीं है क्योंकि इसमें C नहीं दिया हुआ। फिर बात करते हैं B, C, D। चलो ठीक है B, C और D तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन A भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो इसमें नहीं लिखा हो, तो ये हमारा आंसर भी गलत हो गया। और यहाँ पे केवल C और D लिखे हो, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि हमारे चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसलिए हमारा आंसर जो है कौन सा आएगा, D आंसर हमारा राइट होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कंपेयर टू द मास ऑफ लाइटेस्ट न्यूक्लियस द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ओनली। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के मास को लाइटेस्ट न्यूक्लियस के मास से कंपेयर करना है ना। तो हम बात करें सबसे पहले भी ये लाइटेस्ट न्यूक्लियस का मतलब क्या है। तो लाइटेस्ट न्यूक्लियस जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो यहां पे बात करें न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात चल रही है। तो इनको हम कंपेयर करें तो देखो अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो मास होगा वो किसके इक्वल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन को हम 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मास के इक्वल कब होगा इलेक्ट्रॉन का मास, जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंपैरिजन करना है हमें। तो अब हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाई ये देखो 1837 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो ये इनमें कंपैरिजन इस तरह से हम करते हैं। तो यहां देखो 1837 जो दिया हुआ है वो इस यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पे 1840 दिया हुआ ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखें भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेचुरली अकरिंग बोरोन हैज आइसोटोप हुज एटॉमिक वेट आर 10.00 फर्स्ट एंड 11.00 सेकेंड। एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज 10.88 है ना, तो 10.80 द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए भी इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव अबेंडेंस पूछी गई है। क्या पूछी गई है, रिलेटिव अबेंडेंस। देखो इसको समझे कि हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें बोरोन दिया गया और बोरोन के 2 आइसोटोप दिए गए हैं। देखो ये बोरोन है और इसके 2 आइसोटोप दिए गए हैं, ये आइसोटोप फर्स्ट और ये इसका आइसोटोप सेकंड, ठीक है। अब इसमें जो बोरोन है इसका एटॉमिक वेट जो है वो हमें दिया गया है, एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो कितना दिया गया है, 10.80, ये हमें दिया गया है 10.80, ठीक है। अब जो हमारा पहला जो आइसोटोप है फर्स्ट, इसका एटॉमिक वेट भी दिया गया, कितना दिया गया है 10.00, और सेकंड आइसोटोप है उसका वेट भी हमें दिया गया कितना 11.00। हमसे पूछा क्या गया है, इनमें इनकी रिलेटिव अबेंडेंस पूछी गई है। कहने का मतलब इसकी रिलेटिव अबेंडेंस को हम P1 मान लें और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस को हम P2 माने, तो ये हमें निकालना है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि इनको कैसे हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या इनका तरीका होता है, तो मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला इनका, कि एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इक्वल क्या होता है। तो सबसे पहला आइसोटोप होगा उसका एटॉमिक मास कितना, m1 मान लिया हमने, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, इसकी रिलेटिव अबेंडेंस P1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू P1%, और उसके बाद में प्लस में दूसरा जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास हमने कितना माना m2, और उसकी रिलेटिव अबेंडेंस को हम क्या माने P2%। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है बोरोन का, एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है, ये रहा 10.80, तो हमने लिखा 10.80 इक्वल m1। तो यहां पे m1 का मतलब क्या हुआ, जो पहला आइसोटोप है अपना कौन सा, ये फर्स्ट, इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, m1 की वैल्यू में दे रखी है 10.00 इंटू P1%, और प्लस में क्या करेंगे अपने सेकंड जो अपना दिया हुआ है आइसोटोप, उसका मास जो दिया हुआ एटॉमिक मास कितना दिया गया है 11.00, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो भी हमें क्या करना है, ऐसे केस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ज्यादा होता है जिस आइसोटोप का, उसका रिलेटिव अबेंडेंस को हमें क्या मानना है, x मानना है। तो ये हमने कितना माना, x%। तो अब जो दूसरा बच गया उसको फिर ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस में x% हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो भी 10.80 इक्वल क्या हो गया, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू किससे, 100 माइनस में x%, और प्लस में क्या लिखेंगे, इसको 11 इंटू 11.00 इंटू x%, इस तरह से। अब देखो आगे हम करें इसको सोल्व, तो ये हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 10x, सॉरी ये इंटू नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको देखो कैसे करेंगे, ये तो हमारा कितना हो गया 1000 माइनस में 10x, है ना, ये सारा क्या है परसेंटेज है गया,
परसेंटेज, और प्लस में ये कितना हो गया 11x%। अब हमें प्रतिशत जो है इसको हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, तो देखो भी 1000 माइनस में 10x और पूरे के बटे में हमने कितना कर दिया 100, और प्लस में यहां पर भी क्या करेंगे 11x बटे में 100 और इक्वल क्या हमारा 10.80। तो अब क्या करते हैं, अपने इनका लघुत्तम लेंगे 100 और उस 100 को इधर लेके आएंगे। तो देखो यहां पे करते हैं इस साइड में, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे 1000 माइनस में 10x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 11x और बटे में कितना आएगा 100 इक्वल क्या आ रहा हमारा 10.80। अब देखो क्या होगा, इस 100 को इधर लेके आए मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे हम 1000 माइनस में ये कितना माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 1x इक्वल क्या हो गया 10.80 इंटू 100। तो अब देखो अभी x इक्वल कितना हो जाएगा 1080 माइनस में 1000, तो x हमारा कितना आ रहा है 80। x का मतलब यहां पे क्या मान रहे हैं हम P2, तो इसका मतलब हमारी P2 की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है कितनी, P2 हमारा कितना आ रहा है 80। तो P2 यहां पे क्या है रिलेटिव अबंडेंस जो मैं निकालनी थी सेकंड की, तो सेकंड नंबर जो हमारा इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी आ रही है 80 आ रही है इसकी 80। अब हमें P1 भी निकालना है, तो P1 निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे P1 इक्वल क्या हो जाएगा 100 में से 80 को घटा देंगे, तो 100 माइनस में 80 कितना आएगा 20, तो इसका मतलब P1 हमारा कितना आ गया 20। अब देखो इसमें कहां हमारा आंसर है, तो पहले ऑप्शन में 20 और 80 ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, बाकी ये गलत है। देखो भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द पॉजिट्रॉन इज एज हैवी एज, मतलब पॉजिट्रॉन जो है वो किसके, इसका वजन जो है किसके समान है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो देखो भी पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन वो क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही होता है। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके चार्ज अपोजिट होगा लेकिन इनका मास जो होता है वो इक्वल होता है, तो इसका मतलब पॉजिट्रॉन किसके समान होगा इलेक्ट्रॉन के समान होता है। फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिनिमम कोर चार्ज इज शोन बाय द एटम, सबसे कम जो कोर चार्ज है वो किसके द्वारा, कौन से एटम के द्वारा शो किया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है। तो अब देखें भी यहाँ पे समझे कोर चार्ज का मतलब क्या होता है, कोर चार्ज, तो कोर चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इन एटम्स का जो वैलेंस सेल होता है उस वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, है ना, तो जितने जो भी चार्ज आएगा उसके ऊपर उसी को हम क्या बोलते हैं कोर चार्ज बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके ऊपर चार्ज कोर चार्ज कितना होता है -2। फिर बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, निकालता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आता है +1, तो इसका कोर चार्ज कितना होगा +1 होगा। फिर बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका कोर चार्ज कितना होता है -3। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा कोर चार्ज +2। तो अब हमें क्या बताना है मिनिमम कोर चार्ज, मिनिमम कोर चार्ज यहाँ पे किसमें हमें दिख रहा है सोडियम के ऊपर मिनिमम कोर चार्ज दिख रहा है कितना 1, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सबसे कम जो चार्ज है वो 1 है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो मिनिमम कोर चार्ज जो होगा वो किसका होता है सोडियम का होता है।